हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर और आप सभी का जूम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर 1 शुरू करने जा रहे हैं और इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपसे आज बात करने वाला हूं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और साथ में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसे पता लगाते हो। तो बातों को ध्यान से देखिएगा, हम बहुत बिगिनिंग से शुरू करेंगे बातों को लेके कि आपको क्या क्या नहीं मालूम, वो सारी बातें हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। देखिए बेटे, आपको संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी भी मॉलिक्यूल का पता लगाना है कि वो किस हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा और ये पता लगाना हो कि उस मॉलिक्यूल का शेप क्या है, तो उसे पता लगाने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें सबसे पहले मालूम होनी चाहिए। बेसिक बातें क्या? आपको मालूम होना चाहिए कि सिग्मा बंध क्या होते हैं, पाई बंध क्या होते हैं, लोन पेयर क्या होते हैं। तो अगर आपको ये बातें मालूम हैं तो आप इन्हें कर सकते हो, यानी हमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर को देखना आना चाहिए। कैसे देखेंगे उसे और किस तरीके से बातों को समझेंगे, तो आइए सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं इसी एक बेसिक फॉर्म में। मुझसे कहा गया मेरे पास SO3 का एक मॉलिक्यूल है और इस SO3 के मॉलिक्यूल के लिए मुझे डिस्कस करना है कि इसके पास कितने सिग्मा बंध, कितने पाई बंध और कितने लोन पेयर मौजूद होंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको SO3 का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, ये मैं बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत बिगिनर्स के लिए होता है, जो बहुत शुरू से स्टार्ट कर रहे होते हैं, जिन्हें कुछ नहीं मालूम, मैं उनसे बातें शुरू कर रहा हूं। हाँ, समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप SO3 के स्ट्रक्चर को बनाते कैसे हो। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, आप सल्फर लिखते हो। जो सबसे कम संख्या में होता है उसे बीच में लिख दिया जाता है और बाकी को हम उसके चारों तरफ लगा देते हैं, जैसे मैंने यहां लगा दिया। पहला काम पूरा। अब आपको दूसरी बात क्या समझनी है वो समझिएगा। हाइड्रोजन हमारा परमाणु क्रमांक 1 हो गया इस मेंबर का, लिथियम 3 हो गया, लिथियम अगर हम बात करें तो बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियॉन, ऊपर हम लिख देते हैं हीलियम। ये हमारा कुछ मेंबर्स के साथ हो गई बातें। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम के बाहरी कक्षा में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है, आप जानते हैं। बेरिलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाहरी कक्षा में और नियॉन के 8। ये सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए बातें, इतनी तो याद हो जाएंगी। उसके बाद दूसरी बात क्या जाननी है, फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन और फिर आता है आयोडीन। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन। अब आपको ध्यान रखना है कि ज़ेनॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके, आयोडीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ब्रोमीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप कहोगे 7 इलेक्ट्रॉन है। और सल्फर के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप कहोगे 6। फॉस्फोरस के कितने होंगे, आप कहोगे 5। सिलिकॉन के कितने होंगे, आप कहोगे 4। एल्युमिनियम के कितने होंगे, आप कहोगे 3। समझ आनी चाहिए बातें कि अगर आपको पहले वाले याद हैं तो उनके नीचे वालों के साथ भी वही बातें जुड़ती चली जाएंगी। ये नहीं कि मैं आपसे कहूं कि बताओ ब्रोमीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आप कहो मुझे परमाणु क्रमांक चाहिए। नहीं, आपको अगर फ्लोरीन याद है तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके साथ बराबर है। ये तो पहली बात हो गई जो आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरी बात ये है सेकेंड पीरियड वाले मेंबर। पीरियोडिक टेबल में ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, इस तरीके से पीरियड्स बताए जाते हैं। तो आपको क्या समझना है कि जो सेकेंड पीरियड वाले होते हैं, फिर से सुनिएगा बातों को ध्यान से, जो सेकेंड पीरियड वाले होते हैं उनके पास बहुत सारे खाली कोश नहीं पाए जाते, यानी उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स की संख्या नहीं होती, इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। मे भी आप समझ सकते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है ना, आप इसे कैसे लिखते थे, याद है? 1s2 2s2 2p2 लिखते थे। जो कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा 1s2 2s2 2p2, उसमें आप बात कर सकते हो कि 2d नहीं होता, ठीक है।
अगर आपको ये बातें नहीं मालूम है तो इसके लिए पहले आपको बेटे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं वो जरा सा समझना पड़ेगा। बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप वहाँ जाके समझ सकते हैं उसे, वरना हमारी जो चैप्टर्स आगे आएंगे उसमें बातें मिलेंगी। लेकिन अभी अगर आपको ये बातें आगे क्लियर करनी है तो ये लिखना आपको आना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि वो बच्चे जो 11 क्रॉस कर चुके होंगे, 12 क्रॉस कर चुके होंगे, नहीं ये आता है। हाँ, जो 11 के बच्चे होंगे उनके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, तो उन्हें एक बार परमाणु स्ट्रक्चर में जाना होगा, यानी आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाना होगा और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सीखना पड़ेगा। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, 1s2 2s2 2p2, तो 2d नहीं है। लेकिन कार्बन के नीचे वाला मेंबर सिलिकॉन है, आप देख सकते हो, इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। इसे आप लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 और 3d पूरा खाली पड़ा है इसके पास। अगर 3d पूरा खाली पड़ा है, d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो मैं अगर आपसे बात करूं तो आप कहोगे d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और वो पूरे खाली पड़े हैं। इसका मतलब सिलिकॉन के पास बहुत जगह है। लेकिन जो सेकेंड पीरियड वाले हैं इनके पास जगह नहीं है। इनके पास क्या है, सिर्फ बाहरी कक्षा में 2s और 2p मौजूद है। 2s में एक ऑर्बिटल होता है, 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। कुल मिला के हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, तो कुल मिला के ये अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन तक रख सकते हैं। लेकिन इनके पास क्या है, इनके पास 3s भी है, 3p भी है और 3d भी है। मतलब इनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की शक्ति है, इनके पास पावर है कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। लेकिन सेकेंड पीरियड वालों के पास ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो जो मेन पॉइंट जो आपको समझना है वो क्या समझना है कि अगर आपका कोई मेंबर सेकेंड पीरियड का है तो आपको उसका अष्टक ही पूरा करवाना है, उसे 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तक नहीं ले जा सकते। लेकिन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड के साथ ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन आपके पास नहीं है, आप 8 से ज़्यादा कर सकते हो। आइए समझते हैं ये सारी बातें इस एग्जाम्पल के तौर पे। सल्फर बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आपने कहा इसके भी 6 हैं, इसके भी 6 हैं और इसके भी 6 हैं। जरूरत कितनी है इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी 8 पूरा करने के लिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी 8 पूरा करने के लिए, इसे भी 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी 8 पूरा करने के लिए। तो इसे भी 8 पूरे करने हैं, इसे भी 8 पूरे करने हैं, इसे भी 8 पूरे करने हैं और इसे भी तो कम से कम 8 तो पूरे करने ही हैं। लेकिन आपको इनके साथ तो हेडेक लेनी है, लेकिन इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि सल्फर सेकंड नहीं थर्ड पीरियड में आता है। इसके पास d ऑर्बिटल भी होगा, ये अपने चारों तरफ 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है। इनके पास 4 ही कमरे हैं, हर एक कमरे में 2 ही लोग रह सकते हैं, तो 8 लोगों को ही अपने घर पे रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोगों को भी रख सकते हैं। तो सल्फर को इतनी हेडेक नहीं है, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम है। जिनके साथ प्रॉब्लम है आइए पहले सॉल्व करके देखें। हमने कहा सबसे पहला काम कीजिए ऑक्सीजन का, हमने कहा इसके 2 बंध बना दीजिए इस सल्फर के साथ। जब इसने 2 बंध बना लिए, 2 कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, तो गिनो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका 8 पूरा हो गया, यानी अब इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं है। सल्फर का जो देखेगा वो भी बोलेगा ना 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया, यानी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन सल्फर इनसे भी तो बॉन्ड बनाएगा। क्या सल्फर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, हमने कहा हाँ जी रख सकता है। तो सल्फर के लिए टेंशन मत लीजिए, अब ये सल्फर इस ऑक्सीजन की भी मदद करने उठेगा और इसके साथ भी बंध बना लेगा। क्या इस ऑक्सीजन के पूरे हो गए, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए, टेंशन वाली बात खत्म हो गई। क्या इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, आप कहोगे इसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा। चलो इसके साथ भी बॉन्ड बना लेते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सल्फर के पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। याद रखिएगा जब बंध बन जाता है, कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, तब वो इलेक्ट्रॉन दोनों के साथ गिने जाते हैं, क्योंकि साझा हुआ है और साझा दोनों के साथ गिना जाता है। तो अब सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है। बात उठती है क्या सल्फर 12 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। मैंने कहा था कि जो भी सेकेंड पीरियड वाला है सिर्फ वही नहीं रख सकता। सल्फर तीसरे पीरियड का है, इसके पास चौथा पीरियड हो, पांचवा पीरियड हो, ये सब रख सकते हैं 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर रख सकता है, इसका मतलब ये SO3 का स्ट्रक्चर बना दिया आपने।
अब इस SO3 के स्ट्रक्चर में हमें गिनने हैं नंबर ऑफ सिग्मा बंद, हमें गिनने हैं पाई बंद और हमें गिनने हैं लोन पेयर। सिग्मा बंद क्या होता है, पाई बंद क्या होता है, ये अभी बातें नहीं कर रहा मैं आपसे, वो तो बॉन्डिंग जब चलती जाएगी आपकी केमिकल बॉन्डिंग तो मैं सब समझाऊंगा, सिग्मा बंद, पाई बंद, लोन पेयर, सारी बातें। अभी मैं आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं कि आप हाइब्रिडाइजेशन या संकरण को कैसे निकालोगे और इस मॉलिक्यूल का शेप कैसे बताओगे। तो यहां पे सिग्मा बंद, पाई बंद और लोन पेयर की बात कर लेते हैं एक बार। इसके लिए सिग्मा बंद समझिएगा, जब दो परमाणु आपस में बंद बनाते हैं, जैसे A और A आया और उन्होंने एक बंद बना लिया, तो जब इनके बीच में एक बंद बना होता है तो उस बंद को हमेशा सिग्मा गिना जाता है। लेकिन अगर उसके साथ वो एक और बंद बना लेता है तो ये बंद अब सिग्मा नहीं पाई गिना जाता है। मतलब अगर दो बंद बनते हैं तो एक सिग्मा एक पाई, और मान लीजिए एक और बंद बना लिया इसने, तो जो पहला बंद होता है वही हमेशा सिग्मा होता है, बाकी सारे बंद पाई माने जाते हैं। तो ये तीन बंद अगर बनाता है तो सिग्मा, पाई और पाई माना जाता है। हाँ, अगर ये A इस तरीके से बंद बना रहा है तो आप देख सकते हो इन दो परमाणुओं के बीच में, सभी के बीच में सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा ना, क्योंकि एक ही एक बंद बन रहा है। ये पहली बात, सिग्मा और पाई पहचानना चाहिए आपको। दूसरी बात क्या पहचाननी है, लोन पेयर। लोन पेयर का क्या मतलब है? लोन पेयर का मतलब है कि बाहरी कक्षा में उसके कितने इलेक्ट्रॉन थे, कितने बंद बना लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, हर दो इलेक्ट्रॉन को एक पेयर बोलिएगा। तो आपको गिनने हैं कि कितने इसके पास इलेक्ट्रॉन बच गए। तो आइए देखते हैं, पहले इसको समझते हैं, इनको भरते हैं। इसमें आपको हमेशा सेंटर एटम का बताना है। सेंटर एटम में सल्फर हमारे पास है। ये सल्फर कितने बंद बना रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 बंद बना रहा है। इसमें ये वाला बंद कौन सा है? लड़ाई नहीं है कि सिग्मा पाई, सिर्फ गिनना है ना। इसमें एक सिग्मा और एक पाई है। इसमें क्या है, एक सिग्मा एक पाई है। इसमें क्या है, एक सिग्मा एक पाई है। मतलब ये सल्फर 3 सिग्मा बंद बना रहा है। कितने पाई बंद बना रहा है? आप कहोगे 3 बना रहा है। सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे, सबको बॉन्डिंग में यूज करवा दिया, लोन पेयर की संख्या 0 हो गई। ठीक है, देखिए बेटे, यहां तक पहुंचने के लिए आपको हर एक स्टेप समझते हुए आगे बढ़ना है। तो ये एक पॉइंट हमें है जो क्लियर करना था। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स पहले समझ लें, उसके बाद हम अपने अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। अब मैंने आपसे कहा कि XeO3 के साथ बताइए। जिनॉन नोबेल गैस है, आप जानते हो ना, नोबेल गैसेस कंपाउंड नहीं बनाते, लेकिन जिनॉन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। लेकिन किसके साथ? सिर्फ ऑक्सीजन के साथ या सिर्फ फ्लोरीन के साथ। तो मैं आपके सामने दो अलग अलग कंपाउंड्स ले लेता हूं। चलिए, एक XeO3 और एक XeF4, ये पाए जाते हैं नेचर में। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए XeO3 को किस तरीके से आप कवर करोगे, तो XeO3 के स्ट्रक्चर को आप कैसे बनाओगे? तो आइए क्या करना है, याद रखिएगा बेटे, स्ट्रक्चर बनाने समय एक जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि आप स्ट्रक्चर बनाने समय किस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे हो। जिस तरीके से हमें बनाया गया, तो हमें बनाने समय एक पैटर्न यूज किया गया ना। पैटर्न यूज करने का मतलब हमें एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया ना। तो अगर आपको किसी को बनाना है तब भी तो बनाइए वैसे। ये थोड़ी हुआ कि इसकी पैर को उठा के यहाँ लगा दिया और इसके टांग को यहाँ, इसके यहाँ पे आंखों को हटा के यहाँ लगा दिया, तो ऐसा पिक्चर तो नहीं बन सकता। तो जब आप कोई स्ट्रक्चर को बनाने वाले हो तो सिमेट्रिकल बनाइए। मतलब XeO3 बनाना है आपको, तो आपने जिनॉन बनाया और 3 ऑक्सीजन रख दिए। अब इसके बाहरी कक्षा में 6 6 6, क्या इसकी सोचनी है? आपने कहा नहीं सोचूंगा, ये तो सेकंड पीरियड का नहीं है। मतलब इसके पास d ऑर्बिटल खाली पड़े होंगे, ये आगे के बंद भी बना सकता है। तो आपने कहा चलो इन तीनों के देखते हैं। इसके बाहरी कक्षा में 6 हैं, कितने बंद बनाने हैं? 2 बना दो, बचे हुए इलेक्ट्रॉन दिखा दो। इसे भी 2 बंद बना के दे दो, इसके भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन दिखा दो। इसके भी 2 बंद बना दो, इसके भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन दिखा दो। अब गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या जिनॉन के पास इलेक्ट्रॉन बचे? आपने कहा जिनॉन के पास तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन थे, और अभी कितने बंद बना रहा है? 1 2 3 4 5 6, तो एक लोन पेयर बच गया। तो अगर मैं पूछूं बताओ सिग्मा बंद, पाई बंद और लोन पेयर क्या होगा, तो आप कहोगे डबल बॉन्ड, यानी 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 3 पाई। लोन पेयर
जिनॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यानी ये एक पेयर है, लोन का मतलब खाली पड़ा हुआ है, तो आपने लिखा 3 3 और 1। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, XCF4। जिनॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आपने कहा वही 8। फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बंद बनाने के लिए? आपने कहा यार फ्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने चाहिए होते हैं? 8 पूरे करने में गिन लिया करिए। इसको कितने चाहिए? 1। इसको कितने चाहिए? 2। इसको कितने चाहिए? 3। इससे कितने चाहिए? 4। बोरॉन के लिए कितना मैंने नहीं बोला, क्योंकि बोरॉन को 5 चाहिए, वो पॉसिबल बोरॉन नहीं कर पाता, तो बोरॉन का अष्टक पूरा नहीं हो पाता उनके स्ट्रक्चर्स में, वो अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स में चले जाते हैं। वैसे ही बेरिलियम का भी अष्टक पूरा नहीं हो पाता है। लिथियम तो अपना एक इलेक्ट्रॉन आयनिक बॉन्ड बना के निकाल भी सकता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो आप कहोगे क्या? एक बंद, एक बंद, एक बंद, एक बंद। बाहरी कक्षा में जिनॉन के कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। कितने बंद बना रहा है? 4। तो क्या हो गया? आप कहोगे 2 लोन पेयर है 8 इलेक्ट्रॉनों में, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और साथ में 2 लोन पेयर। ठीक है बातें? तो ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड और ये आपके पास लोन पेयर है, इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल जिनके सिग्मा, पाई और लोन पेयर आपको लिखने हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, रोक दीजिए वीडियो को, अपने आप लिखिए और फिर मैं लिखता हूँ और मैच कीजिए कि हो गया या नहीं हो गया। अगर हो गया तो स्टेप 1 क्लियर। अब हम स्टेप 2 पे आगे बढ़ेंगे। तो स्टेप 1 को क्लियर करने के लिए ये आपको बताना अब जरूरी है, तो ध्यान से सुनिए, मैं आंसर बोल रहा हूँ। XCF6 जिनॉन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन सिंगल सिंगल बंद बनाता है, तो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ बंद बनाने में चले गए और सारे के सारे एक एक बंद हैं। इसका मतलब 6 तो सिग्मा बंद हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो जिनॉन के इन 8 इलेक्ट्रॉनों में अगर 6 बंद बन गया तो इस जिनॉन के पास एक क्या बच गया? आप कहोगे लोन पेयर बच गया, कोई डबल बॉन्ड नहीं बना था। XCF4 जिनॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? आपने कहा था 8 है। कितने बंद बना रहा है? सिंगल सिंगल बंद बना रहा है, कितने? 4। अगर सिंगल सिंगल 4 बंद बना रहा है तो सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए। पाई बॉन्ड इसके पास भी नहीं है और लोन पेयर की संख्या आप 2 बताओगे, क्योंकि 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाने में चले गए। XCO3 अब जिनॉन के सारे में बात करोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन को डबल डबल बॉन्ड बनाने हैं। जिनॉन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, उन 8 में से ये 2 बॉन्ड बना के 6 इलेक्ट्रॉन तो यूज करेगा अपना। बचेगा क्या इसके पास? एक लोन पेयर। और जो 6 बंद ये बनाएगा, उस 6 बंद में डबल बॉन्ड्स होंगे, जिसमें 3 सिग्मा और 3 पाई बंद होंगे। तो 3 और 3 आपने लिख दिया। IF7 आई के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो सारे के सारे बंद बना रहे होंगे। अगर सब बंद बना रहे होंगे, इसका मतलब आई के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा और सारे के सारे सिग्मा ही बंद होंगे। आप देख सकते हो, तो 7 सिग्मा, कोई पाई नहीं, लोन पेयर की संख्या 0। IF5 आई के पास 7 इलेक्ट्रॉन है बेटे, 5 बंद बना रहा है। आप देखो 1 2 3 4 और 5 बच क्या गया? एक पूरा लोन पेयर बच गया ना। तो 5 सिग्मा बंद, कोई लोन पेयर पाई बंद नहीं, लोन पेयर की संख्या 1। IF3 में आई 3 बंद बना रहा है, तो 3 सिग्मा और 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बचे इलेक्ट्रॉन 4, मतलब 2 लोन पेयर। SF6 सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, सारे फ्लोरीन के साथ एक एक बंद बना लेंगे तो 6 सिग्मा, पाई और लोन पेयर की संख्या नहीं दिखेगी। SF4 सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 4 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, यानी 4 बंद हो गए, पाई बंद नहीं, एक लोन पेयर। SO2 सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन और वो बना रहा है 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर। तो यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई और एक लोन पेयर। अगर सब सही है तो बहुत अच्छी बात है आपके साथ। तो देखिए बेटे, अब मैं आपको स्टेप 2 पे लेके जा रहा हूँ। स्टेप 1 क्लियर अगर आपने नहीं किया तो वीडियो को वापस पीछे भेजिए, फिर से देखिए, क्योंकि वो बातें आपको समझ आ गई, तभी इस हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए आगे बढ़िएगा। स्टेप 2 में मैं अगर आपसे कहता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दो, तो आपको सिर्फ गिनना है सिग्मा बंद और लोन पेयर। अब पाई की जरूरत नहीं है,
गिनिए कितने सिग्मा बंध बना रहा है, गिनिए कितने लोन पेयर मौजूद हैं और उनको गिनना शुरू कर दीजिए। उनके लिए आपकी मिनिमम काउंटिंग आ सकती है बेटे 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर 2 आती है तो आप बताइएगा कि हाइब्रिडाइजेशन sp है। 3 आती है आप बताइएगा हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। 4 आती है आप बताओगे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। 5 आती है आप बताओगे sp3d। 6 आती है आप बताओगे sp3d2 और 7 आती है आप बताओगे sp3d3। ये सब कैसे आए, कहाँ से आए, अभी मैं इस पे बातें नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा बॉन्डिंग जब आगे बढ़ेगी तो ये सारी बातें समझ आएंगी। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग को समझने के लिए सबसे पहले ये बातें क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए 10 में से 6 प्रॉब्लम इसी टॉपिक पर बनते हैं केमिकल बॉन्डिंग पर। तो ये सबसे पहले हमें आना जरूरी है। अब sp, sp2, sp3 कैसे याद रखें? कुछ बच्चे कहते हैं हम याद कैसे रखें, तो देखो बेटे आप इसे याद रख सकते हो। आप जानते हो ना s में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1, p में कितने होते हैं 3, d में कितने होते हैं 5, 2, मतलब 2 ऑर्बिटल गिन लो, एक s का एक p का sp, 3 का मतलब एक s का 2 p के sp2, 4 का एक s का 3 p का sp3, 5 एक s का 3 p का एक d का sp3d, 6 1 3 और इसके 2, 7 इसका 1 इसका 3 और इसके 3। संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन का मतलब अगर आपको मालूम हो कुछ तो समझना चाहिए, इसे मिक्सिंग कहते हैं। हम आगे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना, तो जब एडवांस थ्योरी आना शुरू होंगी तो उनका ये मानना था कि जब कोई एटम बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, जब बॉन्डिंग में भाग लेता है, तो उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो पहले आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्सिंग से कुछ नए ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। उन ऑर्बिटल्स को हम संकरित ऑर्बिटल यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। वो किस तरीके से होता है, उनके शेप्स क्या होते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आगे। अभी आपको क्या जानना है, आपको सिर्फ गिनना आना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि XCF6 का मुझे हाइब्रिडाइजेशन बता के दे दो। आपने कहा यार XCF6 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, चलिए सोचते हैं। ज़ीनॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आपने कहा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चलो बना लेता हूँ। फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 हैं, इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने फ्लोरीन हैं? 6। तो आपने कहा कि बॉन्ड बना दिया हमने, बच क्या गया? एक लोन पेयर। आपने कहा पहला बंध सिग्मा ही होता है, सिग्मा 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 सिग्मा, 6 सिग्मा, एक लोन पेयर। कुल गिनो कितना आ गया? आप कहोगे 6 और 1 7, 7 मतलब sp3d3। आपने आंसर लिख दिया sp3d3। हमारा काम फिनिश। हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते थे। चलिए आइए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैंने कहा मेरे पास ये मॉलिक्यूल आया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। उसने कहा इन चारों परमाणुओं के हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दे दो। आपने कहा चलो निकालने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर कैसा दिखता होगा इनका। ये कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और चौथा बंध इसके साथ बन गया। वैसे इस कार्बन का एक बंध यहां से बना, एक हाइड्रोजन के साथ बंधा और 2 बंध इस कार्बन के साथ बन गए, 1 2 3 4, इसके भी 4 बंध पूरे हो गए। इस कार्बन का 1 2, एक हाइड्रोजन के साथ 3 और एक इस कार्बन के साथ 4। अब इसके साथ देखो CHO, एक बंध ये, एक हाइड्रोजन के साथ बंध बन गया और ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बन गया। ये क्या है? इस मॉलिक्यूल का हमने एक्सपेंशन कर दिया, इसे बड़े रूप में लिख दिया। अब गिनो सिग्मा 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 सिग्मा, चारों सिग्मा मतलब sp3। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। इस पे आइए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, लेकिन एक तो पाई बंद है ना, तो 3 सिग्मा लोन पेयर तो कोई नहीं मिलेगा, 3 सिग्मा मतलब sp2। यहां देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं, अरे पाई बॉन्ड है लोन पेयर तो नहीं है, तो 3 सिग्मा का मतलब इसका भी sp2। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, क्या? sp2। यानी आप क्या कर सकते थे, आप इन परमाणुओं के हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हो, जो हमें अब समझ में आना चाहिए। चलिए बेटे अब हम स्टेज 2 पे आ रहे हैं। स्टेज 2 में अब आपको क्या करना है? स्टेज 2 में आपको इन सब के हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए।
मैं अब इनके हाइब्रिडेशन आपके सामने लिखता जाऊंगा, आप अपनी वीडियो को पहले रोक कर इनके हाइब्रिडेशन खुद से लिखिए और फिर मेरे साथ मैच कीजिए। अगर आपकी मैचिंग ठीक बैठती है तो हमारा स्टेज 2 कंप्लीट होगा और मैं स्टेज 3 को समझाने जाऊंगा। तो आइए पहले समझते हैं XeF2। ज़ेनॉन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 बंद बना रहा था, 3 लोन पेयर थे, कुल काउंटिंग आई थी 5, हाइब्रिडेशन था sp3d। XeF4 ज़ेनॉन के बाहरी कक्षा में थे 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बंद बना रहा था और 2 लोन पेयर, 4 और 2 6, काउंटिंग आई थी 6। आपने कहा था हाइब्रिडेशन होगा sp3d2। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे तो XeF6 ज़ेनॉन के बाहरी कक्षा में थे 8 इलेक्ट्रॉन, 6 बंद बना रहा है, 1 लोन पेयर, कुल काउंटिंग 7, हाइब्रिडेशन आया sp3d3। SO3 सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 में सब डबल डबल बॉन्ड यानी 3 सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं, काउंटिंग टोटल आई 3, आप कहोगे हाइब्रिडेशन sp2। SO2 सल्फर के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, कितने बंद बना रहा है, 2, ऑक्सीजन के साथ डबल डबल बॉन्ड, 1 क्या बचा, लोन पेयर, सिग्मा सिग्मा लोन पेयर, कुल काउंटिंग कितनी आ गई, 3, हाइब्रिडेशन sp2। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो IF7 आई के बाहरी कक्षा में 7 पूरे बंद बना रहा है, कोई लोन पेयर नहीं, हाइब्रिडेशन sp3d3। IF5 आई के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 5 बंद बना रहा है, 1 लोन पेयर, कुल काउंटिंग 6, हाइब्रिडेशन sp3d2। अमोनिया नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 बंद बना रहा है, 1 लोन पेयर आ गया, इसका मतलब 3 और 1 4, काउंटिंग 4, हाइब्रिडेशन sp3। चलिए बेटे, हमने स्टेप 1 क्लियर कर लिया, स्टेप 2 क्लियर कर लिया, अब मैं आपके सामने स्टेप 3 पे बातें करने वाला हूँ। अगर आपको हाइब्रिडेशन निकालना आ गया तो आप उसके साथ उनके शेप्स को भी समझा सकते हो। sp मतलब 2 जुड़े थे तो 2 जुड़ेंगे मतलब लीनियर, sp2 3 जुड़े हैं तो ट्रायंगुलर प्लेनर, 4 मतलब 4 जुड़े तो टेट्राहेड्रल, 5 जुड़े तो 1 2 3 4 5 ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, 6 जुड़े ऑक्टाहेड्रल, 7 जुड़े पेंटागनल बाइपिरामिडल। पहले इन शेप्स को समझ लें कि ये शेप्स कैसे बताए जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा लीनियर है, लीनियर होने का मतलब है कि 2 परमाणु इस तरीके से जुड़े होंगे। तो आप देख सकते हो कि 2 परमाणु इस तरीके से जुड़ गए, 180 के एंगल पर, शेप को लीनियर कह दिया गया। ठीक है, एक सेंटर एटम इधर बंद, एक इधर बंद, ठीक है बातें। अब मैंने कहा ट्रायंगुलर प्लेनर बना के दिखाओ, तो आपने कहा बना सकते हैं। ट्रायंगुलर प्लेनर भी कुछ इस तरीके का दिखता होगा, एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक ही प्लेन में है, तो ट्रायंगुलर प्लेनर आप देख सकते हो। कितने का एंगल है, तो 120 का एंगल है ये। तो 120 का एंगल आपको याद रखना होगा, 360 कुल होता है, 120 120 120। तो ये क्या हुआ, हमारा ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया। कब होगा, जब हमारा sp2 हाइब्रिडेशन होगा। अब मैंने कहा टेट्राहेड्रल भी बता के दिखाओ कि टेट्राहेड्रल कैसा दिखता होगा। हमने कहा चलो टेट्राहेड्रल बना के दिखाते हैं। तो ये जो पिक्चर में बना रहा हूं ये है टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो। अब जरूरी बात है, ये टेट्राहेड्रल है, एक स्ट्रक्चर अभी हम आगे और पढ़ेंगे बेटे, और वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा 4 परमाणुओं के साथ ही। इसमें आप देख सकते हो कि अगर मैंने जोड़ दूं ना तो एक स्क्वायर बन जाएगा, और एक प्लेन में होगा तो उसे कहेंगे स्क्वायर प्लेनर। इनका जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, 90 90 90 90। लेकिन जो टेट्राहेड्रल है उसके एंगल 90 डिग्री नहीं है, वो इस तरीके से लगे हुए हैं कि उनके एंगल कुछ अलग है। ये जो एंगल है ये है 109 डिग्री 28 मिनट। आप जानते हो कि 1 डिग्री को अगर आप भागोगे तो 60 में डिवाइड हो जाता है, वो 1 डिग्री लगभग 60 पार्ट में डिवाइड होती है, जिसे मिनट बोल देते हैं। तो 109 डिग्री 28 मिनट, ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, मतलब इससे इसका जो डिस्टेंस है इससे भी वही डिस्टेंस होगा, इससे इसका डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस, सब एक जैसे हैं। ये जो पिक्चर है इसे आप कहते हो टेट्राहेड्रल। तो ये याद रखिएगा कि sp3 का मतलब है टेट्राहेड्रल। अगर आप बच्चे यूपी बोर्ड के हो तब भी कोशिश कीजिएगा कि इसके हिंदी नाम के साथ मत जाइएगा, आपको ये नाम ही याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसके हिंदी नाम इनसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे और आपके एग्ज़ाम में
आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो हिंदी नामों से। तो याद रखिएगा, 4 होंगे तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। 5 हो जाए तो क्या होगा, तो आपने कहा 5 हो गए तो इसे कैसे करें। 5 को करने का मतलब है ट्रायंगुलर पाइपिरामिडल। अब सोचिए, जरा सा बातें कर रहा हूं मैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरा सेंटर एटम है, इस सेंटर एटम से 5 बंद बनने हैं, मैंने एक बंद ये बना दिया, 1 2 3। अगर मैं इन तीनों को देख सकता हूं कि यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है, जो इससे जुड़ा हुआ है, तो एक ट्रायंगल बन गया ना। आप देखो, अब इस सेंटर वाले से मैंने एक ऊपर लगा दिया और एक नीचे लगा दिया, 5 परमाणु हो गए। ऊपर वाले को अगर मैं इन तीनों पॉइंट से जोड़ दूं तो एक पिरामिड ऊपर बन गया, वैसे एक पिरामिड नीचे बन गया। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे शेप हो गया ट्रायंगल के ऊपर 2 पिरामिड, मतलब ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। अब इसे मार्कर से भी बना के मैं आपको शो करके दिखा रहा हूं कि बनेगा कैसा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, इसे घर पे मत कीजिएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो किस तरीके का शेप यहां पे बनता हुआ दिखेगा, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल का तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपके सामने फॉर्म होता हुआ दिखेगा। इस स्ट्रक्चर में अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो, एक ट्रायंगल बना है अबव और बिलो। अगर आप इसको जोड़ दोगे तो एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, नाम क्या होगा, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। एंगल दिख रहा होगा 120 90, तो 120 और 90 कब होगा, जब काउंटिंग 5 आई हो। 5 का मतलब जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d बना हो। अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे नंबर ऑफ काउंटिंग 6 के बारे में, कि अगर मेरे पास काउंटिंग 6 हो जाए तब आप क्या नाम दोगे। तो आपने नाम दिया ऑक्टाहेड्रल। जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑक्टा वर्ड सुनने पे 8 सुनाई देता है, 8, लेकिन है क्या, काउंटिंग 6 के लिए है। काउंटिंग तो मालूम होगी ना आपको, 2 की काउंटिंग sp3, 3 की sp2, 4 की sp3, 5 की sp3d, 6 की sp3d2 और 7 की sp3d3। तो अगर काउंटिंग कितनी है आपके पास, 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आप कहोगे sp3d2 और शेप क्या होगा, आप कहोगे ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसे दिखता होगा, पहले आइए इसे समझ के देखते हैं एक बार। ऑक्टाहेड्रल कैसा दिखेगा, तो सेंटर एटम बना लो, उस सेंटर एटम से एक ये 2 हो गए, 3 4। तो अब इन चारों को आप जोड़ दो तो एक स्क्वायर बन गया। इसके सेंटर से एक ऊपर ले जाओ, एक नीचे ले जाओ, जो स्क्वायर बना उससे अगर आप चारों को जोड़ दोगे तो स्क्वायर के ऊपर एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे। तो जो ऑक्टाहेड्रल है वो कैसा है, वो आपको दिख रहा है स्क्वायर बाई पिरामिडल के रूप में, देखा ना हमने भी। लेकिन हम स्क्वायर बाई पिरामिडल नाम नहीं लिखते, हम उसको क्या लिख देते हैं, ऑक्टाहेड्रल का नाम दे देते हैं। ऑक्टा 8 नहीं 6 के लिए काउंट किया गया है यहाँ पर। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे बातें करें कि ऑक्टाहेड्रल कैसा दिखता होगा, तो ऑक्टाहेड्रल जो आपका है वो इस तरीके का दिखेगा। अगर मैं इस स्ट्रक्चर पे बात करूं तो जरा बातों को ध्यान से समझिएगा कि ऑक्टाहेड्रल और ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में अंतर क्या था। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में ये जो पोजीशन थी, जो ऊपर और नीचे रखी गई थी पिरामिड की, उन्हें हम एक्सियल कहते हैं, और ये जो 3 पोजीशंस थी जो ट्रायंगल की बनी थी, उन्हें इक्वेटोरियल कहते हैं। ये दोनों पोजीशन सेम नहीं है, अलग अलग प्रकार की हैं। मतलब वहां पे हम बात कर रहे थे आपसे कि जो हमारे पास 3 पोजीशन थी, 1 2 और 3, ये 120 के एंगल पर थे, और एबो और बिलो उनसे 90 के एंगल पर थे। तो जो नीचे वाली पोजीशन होती है उन्हें आप क्या नाम देते हो, इक्वेटोरियल, और ऊपर नीचे वालों को आप क्या नाम देते हो, एक्सियल। लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल होता है, अगर आप इस पे बात करोगे तो इससे कितने 90 के एंगल पे हैं, 4। ये ऊपर ये नीचे दिख रहा है, ये स्क्वायर बन गया, स्क्वायर पे एबो और बिलो पिरामिड, स्क्वायर बाय पिरामिडल, नाम दिया आपने क्या, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे बना दूं तब भी तो वही स्ट्रक्चर है, अगर मैं ऐसे बना दूं तब भी वही स्ट्रक्चर है, मैं इसे ऐसे 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 जैसे भी बनाऊं, आप देख सकते हो हर जगह से ये एक ही जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब ऑक्टाहेड्रल की जो सारी की सारी 6 पोजीशंस होती हैं ना, वो एक ही जैसी होती हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, और सबके एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के एंगल होने चाहिए। तो अगर आपके पास काउंटिंग कितनी है, 6 है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन क्या बताओगे, sp3d2, शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। sp3d3 आप कहोगे पेंटागनल बाई पिरामिडल। पेंटागनल बाई पिरामिडल का क्या मतलब है, 7। अब आपको कहीं ना कहीं कुछ आइडिया लग रहा होगा, क्या मतलब, ये सेंटर एटम हो गया, उससे 1 2 3 4 5, इन पांचों को जोड़ दिया मैंने, तो एक 5
एटम की क्या बन गई, रिंग बन गई, जिसे आप बोलोगे पेंटागन। इससे एक ऊपर लगाओ, एक नीचे लगाओ। ऊपर वालों को सबसे जोड़ दो तो एक पिरामिड ऊपर बन गया, वैसे एक पिरामिड नीचे बन गया। नाम क्या हुआ, नाम हुआ पेंटागनल बाइपिरामिडल। और जो पेंटागनल बाइपिरामिडल है उसमें आप देख सकते हो हमारे 5 ये हैं। अगर आप देखोगे तो 72 को अगर 5 से गुणा कर दोगे ना, 72 72 72 72, तो 5 से जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। और इनका एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये कौन सा शेप है, ये है पेंटागनल बाइपिरामिडल। अब ये जो आपने समझा, ये हमारा स्टेज जो है उसमें आपको क्या बातें अब क्लियर हो जानी चाहिए। पहले मैंने कहा अमोनिया का शेप बता दो। जैसे ही आया आपने कहा मैं तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकता हूं, चलो निकाल देते हैं। आपने कहा एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बंध, कुल काउंटिंग 4 sp3 टेट्राहेड्रल। क्लियर। लेकिन अगर मैं बात करूं तो ये गलत है। क्यों गलत है, ये जो मैंने आपको अभी शेप्स बताए हैं ये सारी रेगुलर ज्योमेट्रीज हैं। अब एक बात और जुड़ी रेगुलर ज्योमेट्री से। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है बेटे कि वो बॉन्डिंग्स, वो जो स्ट्रक्चर्स हों उनमें गिने हुए नंबर सिर्फ सिग्मा बंध के हों। मतलब अगर लोन पेयर को नहीं गिना गया है, सिर्फ कौन से बंध हैं उनके पास, सिग्मा, अगर लोन पेयर आ गया उसमें तो वो ज्योमेट्री रेगुलर नहीं कहलाएगी। मतलब जैसे मैंने कहा कि मेरे पास sp3d का कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, तो आप बताओगे कोई ऐसा एग्जाम्पल मुझे लेना पड़ेगा जिसमें वो 5 पूरे बंध बनाता हो, कोई लोन पेयर ना हो। एग्जाम्पल PCl5 हो सकता था। मैंने कहा ऑक्टाहेड्रल के लिए कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, आप कहते ले लिया हमने SF6, सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 हैं, सारे बंध बना रहा है। मैंने कहा इसके लिए बता दीजिए, हमने कहा चलो इसके लिए भी ले सकते हैं IF7, ये भी सारे बंध बना रहा है। अगर लोन पेयर आ गया तो आप हाइब्रिडाइजेशन तो निकाल लोगे लेकिन ये शेप रिपोर्ट नहीं करोगे। कौन से शेप रिपोर्ट करेंगे, तो वो होंगे इरेगुलर ज्योमेट्री वाले, जो मैं आपसे अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। तो जितनी बातें मैंने बताई कोशिश कीजिए इसे समझने की, और हम नेक्स्ट टर्म आपको बताएंगे इरेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है और एक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये 2 कॉन्सेप्ट्स मैं आपके नेक्स्ट टर्म पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जितनी बातें बताई उन्हें क्लियर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए बच्चों तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ लाइक भी दीजिए क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि आपने हमारी वीडियो देखी, पसंद की। और अगर कोई आपको बातें नहीं समझ आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बातें नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। थैंक यू।